हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ जो कि है प्रिस्क्राइब्ड फ्रिंज बेनिफिट्स और अमेनिटीज़ वाला। ठीक है, इससे पहले वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले इन्होंने बोला, पहली बात तो ये देखो, रूल नंबर 3 सब सेक्शन 7 में है और जो फर्स्ट वाला है वो है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा है? इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है या कोई अदर पर्सन एम्प्लॉयर के बिहाफ पर इंटरेस्ट फ्री यानी बिना इंटरेस्ट के या फिर कंसेशनल लोन यानी कम इंटरेस्ट रेट पर, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे कम रेट पर क्या कर देता है, एम्प्लॉय को वो लोन प्रोवाइड करा देता है, या फिर एम्प्लॉय को या फिर उसके जो मेंबर्स हैं फैमिली के उनको प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू ऑफ बेनिफिट कैसे निकालोगे या वैल्यू ऑफ पर्क्विसाइड कैसे निकालोगे? पहले इन्होंने बोला कि अगर अमाउंट जो है लोन का उसको आप जोड़ते हैं प्रीवियस ईयर में, वो अगर 20,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, डज नॉट एक्सीड 20,000, तो उस केस में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर जो लोन है वो अवेलेबल है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजीज स्पेसिफाइड इन रूल 3A, अगर 3A रूल के अंदर जो भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है और उसके लिए लोन प्रोवाइड किया गया है, और वो कौन से डिजीज हैं, कुछ ऐसे स्पेशल डिजीज हैं जो कि रूल नंबर 3A के अंदर लिखे गए हैं, जैसे कि कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो उस केस में भी जो वैल्यू होगी वो निल हो जाएगी बेनिफिट की। और however the exemption shall not apply to so much of the loan as has been reimbursed to the employee under any medical insurance scheme। ये एग्जाम्पशन जो है यानी जो वैल्यू है निल तब नहीं होगी जब जो एम्प्लॉय है ना, अगर उस एम्प्लॉय ने किसी दूसरी मेडिकल स्कीम, जो इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह होती हैं, उसमें से उसको कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय को रीइम्बर्स्ड हो जाता है, कुछ भी अमाउंट मिल जाता है, तो उस केस में ये जो एग्जाम्पशन है वो नहीं आएगी। ठीक है, वो अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, इन्होंने बोला कि एम्प्लॉय ने जो है वो एम्प्लॉयर से लोन लिया 1,00,000 रुपए का कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, और उसको जो है 40,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से रिसीव हो गए। तो अब जो एग्जाम्पशन होगी यानी जो टैक्स फ्री होगा वो वाला सिर्फ 60,000 वाला होगा, जो 40,000 रुपये मिले हैं वो टैक्सेबल होंगे। ठीक है, जो एम्प्लॉय है वो लायबल है उसको पेमेंट करने के लिए। तो एग्जाम्पशन कहाँ पर नहीं मिली, जो कि उसको अदर किसी मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम से मिला है। तीसरा इन्होंने बोला कि लोन अगर किसी भी पर्पस से लिया जा रहा है, इन दोनों पर्पस के अलावा, ठीक है, पहला और दूसरे के अलावा अगर किसी भी पर्पस से लिया जा रहा है, इन दो जो पॉइंट्स हैं या इन दोनों जो हमारे एग्जाम्पशंस हैं उनको छोड़कर, तो इन्होंने बोला कि अगर जो वैल्यू है सम ऑफ इक्वल टू द इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज पर एनम बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इस केस में जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट चेक करेंगे या जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा इंटरेस्ट का, वो किसके इक्वल हो जाएगा इस वाले केस में, वो इक्वल होगा आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल इंटरेस्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, इन्होंने बोला वो सम के इक्वल होगा जो कि इंटरेस्ट कंप्यूट किया जा रहा है, यानी उस इंटरेस्ट के इक्वल होगा जो कि पर एनम कंप्यूट किया जा रहा है, किसके द्वारा, बाय SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखो, उसके इक्वल ये अमाउंट हो जाएगा। अगर मान लो मैं ये मान लूं कि इसमें जो है 10,000 रुपये का अमाउंट आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो अमाउंट है देखो, इन्होंने बोला एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स फॉर द सेम पर्पस एडवांस बाय इट, द इंटरेस्ट शॉल बी कंप्यूटेड ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस एज रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट इफ एनी एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। क्या बोला इन्होंने कि जो भी इंटरेस्ट है ना, जो इंटरेस्ट ये निकल कर आया, मैंने बोला कि मान लो 10,000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो निकल कर आया, अगर तो ये फर्स्ट डे से हो रहा है तो पूरा आप नॉर्मल पूरा ईयर लोगे। अगर फर्स्ट डे से नहीं हो रहा है, मान लो अगर किसी 5th महीने से हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है लोन,
तो उस केस में जो नेक्स्ट महीना होगा 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आप मंथली कैलकुलेट करोगे कि कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अब मैंने कैलकुलेट करके ये बता दिया कि मान लो मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो आ रहा है 10,000 रुपीज़ का पूरे साल का, ठीक है। इंटरेस्ट 10,000 का हो गया, ठीक है। अब इसमें से वो वाला खर्चा या वो वाला पैसा जो होगा वो माइनस करोगे जो कि एक एम्प्लॉयर को उसके एम्प्लॉय से रिसीव होगा, यानी जो ये है इंटरेस्ट का जो अमाउंट जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है इंटरेस्ट के ऊपर, अगर वो रीइंबर्स हो जाता है फ्रॉम द एम्प्लॉय से, तो वो वाला जो पैसा है आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था। एम्प्लॉयर ने बोला कि एम्प्लॉय जो है वो 5% मुझे पे करेगा। अब 5% क्या करेगा, मान लो 5,000 आ गया, तो ये जो है वो माइनस कर दोगे आप, और टैक्सेबल वाला जो इंटरेस्ट है आपका वो निकल के आ जाएगा टैक्सेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको नीचे क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन भी इसी तरह से है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राम बोरोड 1 लाख राम ने बोरो किए हैं कितने डेट को, 1/5/2021, ठीक है। एम्प्लॉयर से जो है लिया और उससे क्या खरीद ली, कार खरीद ली। अब उसने लोन को जो है रीपे करा, ठीक है। अब लोन जो है रीपे हो रहा है और कितने का, 1,000 पर मंथ का हो रहा है, तो आपने कंप्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद ये अज्यूम करके चला गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कार लोन का वो चार्ज कर रहा है SBI 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपने क्या करा, सबसे पहले 5th को निकाली कि बैलेंस कितना है, लोन कितने का लिया गया, 1 लाख रुपीज़ का, तो नेक्स्ट 6 मंथ से निकालोगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो ये सारे मंथ्स की निकाल ली। बाकी आपका बैलेंस जो बचा लोन का वो बचा 10,45,000, सॉरी ये जो इंटरेस्ट है ये कितना आया, 10,45,000 का। अब इस 10,45,000 रुपीज़ पर इन्होंने बोला कि SBI भी 10% का चार्ज करेगी, तो SBI ने 10% का चार्ज करा 1 महीने का, तो कितना निकल कर आ गया, हम 1 महीने का निकाल लेंगे, वो हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयर जो है उसने चार्ज नहीं किया कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये नॉर्मल हम यही छोड़ देंगे कि हाँ कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, किसने, एम्प्लॉयर ने, ठीक है। एम्प्लॉयर से कुछ भी नहीं मांगा, एम्प्लॉयर से उसको कुछ भी नहीं मिला। अगर हम सेकंड केस की बात कहें तो सेकंड केस में क्या बोला कि एम्प्लॉयर ने 5% का इंटरेस्ट जो है चार्ज किया है, ठीक है। मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग जो मंथली बैलेंस है उसमें कितने का चार्ज किया, 5% का चार्ज किया। तो अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें तो सेकंड पॉइंट में आप क्या करोगे, पहले ऐसे ही इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट के ऊपर 10% 1 महीने का लगा दोगे। तो इन्होंने यही बोल दिया कि इंटरेस्ट जो है जैसे हमने फर्स्ट में केस में कैलकुलेट किया वैसे ही ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या करोगे, इंटरेस्ट चार्ज किया 5% का, तो इसका नॉर्मल हाफ ले लोगे, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सेम वैसा ही है, करके देखना, समझ में आराम से आ जाएगा। आगे देखो, फर्स्ट तो हमने कर लिया इंटरेस्ट फ्री और कंसेशन लो, दूसरी एमेनिटी या दूसरा जो फ्रिंज बेनिफिट है वो मिलता है हॉलीडे एंजॉयमेंट का। अब वो किस तरह से मिलेगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ बेनिफिट की। अगर जो वैल्यू है ट्रैवलिंग की, टूरिंग की या अकोमोडेशन या कोई भी एक्सपेंसेस जो कि बॉर्न किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, जो हॉलीडे एम्प्लॉय ने अवेल्ड की है, ठीक है, या उसके जो भी मेंबर हैं हाउस होल्ड के उन्होंने अवेल्ड की है, लेकिन अगर उनका जो एक्सपेंडिचर है वो सारा का सारा एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, ठीक है, शॉल बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द एम्प्लॉयर इन दिस बिहाफ। इस केस में क्या है, मान लो एम्प्लॉय किसी टूर पर गया और उस पर जो है एम्प्लॉय ने खर्चा कर दिया, किसी भी टूर पर गया है तो आजकल अगर हम देखें तो 30,000 का मान लो खर्चा कर दिया, ठीक है, और ये सारा का सारा उसको किससे मिल गया, एम्प्लॉयर से मिल गया, सारा खर्चा किसने उठाया, एम्प्लॉयर ने। तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या होगा, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ बेनिफिट होगा ₹30,000। जितना खर्चा किया गया है उतना ही वैल्यू ऑफ बेनिफिट
हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, आगे क्या बोलता है ये कि इसमें जो है जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। कौन सा वाला? लीव ट्रैवल कंसेशन का जो रूल है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। आगे देखो, नेक्स्ट है कि वेयर अ फैसिलिटी इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, अब एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसके 4 एम्प्लॉय हैं। जैसे राम मैं मान लेती हूँ क्या है, एम्प्लॉयर है, और उसके क्या हैं, 4 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, ए बी सी डी। अब उसने हॉलीडे एंजॉयमेंट के लिए कुछ खर्चा करा, उसको सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करी, लेकिन सबको अलग अलग डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है फैसिलिटी के अंदर, यानी एक ही फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हुई। किसी को तो उसने भेज दिया बाय एयर, ठीक है, किसी को बाय लैंड भेज दिया, बाय लैंड में भी कार से भेज दिया मान लो, ठीक है, इसको रेल से भेज दिया, ठीक है, और इसको किसी और, इसको भी मान लो बाय एयर से ही भेज दिया। ठीक है, जहाँ पर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सब अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं एम्प्लॉय को, तो उस केस में क्या होगा, जितनी भी वैल्यू ऑफ बेनिफिट होगी वो बेनिफिट कैसे निकलेगी, जो अदर कंपनीज होती है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, एजेंसीज जो होती हैं, वो एजेंसीज कितना रेट पर पब्लिक को प्रोवाइड करेगी, वही वैल्यू ऑफ जो बेनिफिट है या जो वैल्यू ऑफ पॉकेट साइड है वो हो जाएगी। जैसे मान लो अगर इसको बाय एयर भेजा गया, तो जो एजेंसीज हैं बाय एयर भेजने वाली, वो जो भी चार्ज करती हैं, उनका जो भी खर्चा होता है, मान लो अगर ये खर्चा 3,000 रुपये का 30,000 रुपये का ही पड़ गया, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितनी हो जाएगी, 30,000। रेल से भेजा 5,000 का खर्चा हो गया, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितनी हो जाएगी, 5,000। ठीक है, एजेंसीज देखेंगी कि वो एजेंसीज जो हैं वो पब्लिक को कितने में ऑफर करती हैं वो फैसिलिटी, जितने में भी पब्लिक को ऑफर की जाती है वही जो ऑफर प्राइस है वही माना जाएगा वैल्यू ऑफ बेनिफिट। ठीक है, लेकिन अगर ये जो फैसिलिटी है एम्प्लॉयर जो प्रोवाइड कर रहा है ये सबके लिए यूनिफॉर्म है, तो जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट होगी ना वो नील हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, अगर एम्प्लॉय जो है किसी ऑफिशियल टूर पर जा रहा है, ठीक है, ऑफिशियल पर्पस से जा रहा है टूर पर, और जो एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस बियर किए जा रहे हैं उसके एम्प्लॉय के या उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के, तो उनका जो खर्चा अगर एम्प्लॉयर सारा का सारा खर्चा बियर कर रहा है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ अमेनिटी या वैल्यू ऑफ जो बेनिफिट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है ऑफिशियल टूर के केस में। लेकिन अगर वहां पर वहीं ऑफिशियल टूर में ही क्या करा एम्प्लॉय ने, अपनी वैकेशंस बढ़ा दी, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ जो बेनिफिट है वो उतने तक ही लिमिटेड होगा, एक्सटेंडेड पीरियड तक भी। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, हॉलीडे एंजॉयमेंट वाला जो केस है ना, उसमें ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जितना भी वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकल कर आएगा उसको आपने ले लेना है। ठीक है, और जितना भी रीइंबर्स्ड हो जाएगा एम्प्लॉय से, रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉय, तो वो वाली जो वैल्यू होगी ना वो माइनस में हो जाएगी और आपका टैक्सेबल या जो भी बेनिफिट, टैक्सेबल बेनिफिट होगा वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं साथ के साथ लिखते जाना कि बाद में कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। नेक्स्ट है फ्री फूड एक्सेट्रा। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू है फ्री फूड की या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को, तो उस केस में क्या होगा, अगर टी और स्नैक्स प्रोवाइड किया जा रहा है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स तो वो नील हो जाएगी उसकी वैल्यू। अगर फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं वर्किंग आवर में ही की जा रही हैं और किसी रिमोट एरिया में की जा रही हैं या फिर कोई ऑफ शोर इंस्टॉलेशन के टाइम पर की जा रही हैं, तो उसकी वैल्यू भी नील होगी। नेक्स्ट है कि फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वर्किंग आवर्स एट ऑफिस में या बिजनेस प्रीमाइसेस में, या फिर कुछ पेड वाउचर्स हैं जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है, उनको सिर्फ यूज़ किया जाएगा ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स। तो उस केस में जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा जो है एम्प्लॉयर करेगा एज अ रिड्यूस्ड बाय, जितना खर्चा करा एम्प्लॉयर ने, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, उसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे जितना भी एम्प्लॉय से रिकवर्ड हो गया, या फिर साथ ही साथ
₹50 पर मील भी माइनस कर दोगे। ठीक है, आगे देखो, गिफ्ट। अगर कोई भी गिफ्ट दिया जा रहा है किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा उसके एम्प्लॉय को, लेकिन अगर वो पर्सनल है, पर्सनल गिफ्ट है यानी पर्सनली दिया जा रहा है, कोई ऐसा मतलब सर्विसेज नहीं दी जा रही, जैसे सर्विसेज के बदले में देते हैं ना कि बहुत अच्छा काम करा है तो भाई गिफ्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं दिया जा रहा, सिर्फ पर्सनल इशू के लिए दिया जा रहा है, या पर्सनल जो भी फेस्टिवल्स हैं या कोई भी ओकेशन है उन रिलीजियस ओकेशन पे दिया जा रहा है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो निल होगी। ठीक है, वुड बी एग्जाम्ड बियॉन्ड विच इट वुड बी टैक्स्ड एज पर्क्यूसाइड। और वैल्यू कितनी होनी चाहिए गिफ्ट की? 5,000 तक की। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो वो जो है टैक्सेबल होगी, लेकिन 5,000 से कम है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। गिफ्ट्स मेड इन कैश और कन्वर्टेबल इनटू कैश लाइक गिफ्ट चेक शॉल नॉट बी एग्जाम्ड। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने क्या किया, गिफ्ट के बदले मतलब एक कोई गिफ्ट नहीं लेके गया किसी ओकेशन पर, जैसे क्रिसमस न्यू ईयर वगैरह पर गिफ्ट नहीं लेके गया, उसने क्या करा, जाकर कैश दे दिए। ठीक है, तो वो कैश टैक्सेबल होंगे, वो एग्जम्प्ट नहीं होंगे। और या फिर अगर मान लो चेक भी दे दिए जिसको आप बाद में कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, तो उस केस में भी वो एग्जम्प्ट होगा, सॉरी टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, एक्सपेंसेस चार्ज टू अ क्रेडिट कार्ड। अगर कोई भी जो एक्सपेंसेस हैं जैसे मेंबरशिप फीस वगैरह होती है, एनुअल फीस वगैरह होती है, वो एम्प्लॉय ने इनकट किए हैं या उसके किसी भी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड ने इनकट किए हैं, तो वो जो है क्रेडिट कार्ड से चार्ज हो रहे हैं, जो कि प्रोवाइड किया गया था एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, अदरवाइज या पेड किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। देखो कई बार क्या होता है ना, कोई ऐसे कार्ड्स जो है ना एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं कह रही मैं, उनकी तरफ से ही कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं, एड ऑन कार्ड्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर देता है, और उसका जो खर्चा होता है फिर वो एम्प्लॉयर बियर करता है। अगर ऐसे ही अगर मान लो क्रेडिट कार्ड की बात है, तो क्रेडिट कार्ड में भी अगर खर्चा जो है एम्प्लॉयर करेगा तो वो वाला खर्चा वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइड बन जाएगा। इसमें सेम वही बात है कि जो भी खर्चा होगा, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर होंगे वो एक्सपेंसेस लिखोगे, फिर जितना भी अगर रीइंबर्स्ड हो जाता है एम्प्लॉय से, रीइंबर्स्ड, ठीक है, बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से कुछ भी रीइंबर्स्ड हो गया तो वो वाला खर्चा लिखोगे, माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, पर्क्यूसाइड की। ठीक है, आगे देखो, इसी में एक बात और है कि अगर जितने भी एक्सपेंसेस ये किए जा रहे हैं एम्प्लॉय के द्वारा क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है, अगर वो ऑफिशियल पर्पस से हैं, कुछ डिटेल्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह मेंटेन हो रहे हैं, तो वो जो वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइड होगी ना वो निल हो जाएगी, वो उसमें कुछ भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, टैक्सेबल नहीं होगा मेनली। ठीक है, आगे देखो, क्लब एक्सपेंसेस। अगर एम्प्लॉयर जो है कुछ भी पे करता है या जो है रीइंबर्स कर देता है सारे एक्सपेंडिचर जो कि क्लब के लिए चार्ज किए गए हैं। मान लो देखो एम्प्लॉयर जो है, सॉरी एम्प्लॉय जो है या उसका कोई भी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड है, तो उसने कोई भी क्लब एक्सपेंसेस जो है इनकर्ड करे और उसका जो भी पैसा बनता था वो सारा का सारा एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो जितना भी वैल्यू होगा, जितना एम्प्लॉयर ने दिया है वही वैल्यू ऑफ बेनिफिट बन जाएगा या वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइड बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें से कोई भी एक्सपेंस ऐसा है जो कि एम्प्लॉय ने बियर किया और उसका जो पैसा वो एम्प्लॉयर को दे दिया, मान लो रीइंबर्स्ड हो गया एम्प्लॉयर को, तो वो वाला जो एक्सपेंस है वो माइनस हो जाएगा उतना अमाउंट, और वैल्यू ऑफ पर्क्यूसाइड या वैल्यू ऑफ जो बेनिफिट है वो निकल कर आ जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर ही कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि बिजनेस पर्पस के लिए या ऑफिशियल पर्पस के लिए किए जा रहे हैं क्लब में ही, ठीक है, हेल्थ क्लब वगैरह की फैसिलिटी इस कुछ दी जा रही है, तो उस केस में यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट होगी वो निल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन द फॉलोइंग केसेस द वैल्यू ऑफ बेनिफिट शॉल बी टेकन एज निल। किसमें होगी, वेयर सच एक्सपेंसेस इज इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए किया जा रहा है, या फिर वेयर द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ अ हेल्थ क्लब, हेल्थ क्लब की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है या स्पोर्ट्स की और सिमिलर ऐसी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन यूनिफॉर्म मैनर में करेगा तो ही नहीं होगा, अदरवाइज कैसे हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। वो वैल्यू टैक्सेबल होगी जो कि पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है, जो भी पब्लिक को ऑफर की जाती है।
उतनी वैल्यू ही टैक्सेबल होगी। आगे देखो, नेक्स्ट है यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट्स का अगर यूज किया कर रहा है एम्प्लॉयर ने, क्या करा, किसी भी तरह की मूवेबल असेट अपने एम्प्लॉय को दे दी कि वो यूज कर ले या उसका कोई भी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड यूज कर ले, लेकिन वो असेट्स कौन सी नहीं होनी चाहिए, और लैपटॉप्स या कंप्यूटर वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर वो होती हैं तो फिर देखा जाएगा। अब एसेट्स जो है अगर एम्प्लॉयर से बिलोंग करती है, जैसे मान लो एसेट मेरी थी, मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, एसेट अगर मेरी है और मैंने वो एसेट्स जो हैं किसको दे दी, मेरे एम्प्लॉय को दे दी, लेकिन कब दी, मैंने 10 साल यूज करने के बाद दी है, 10-12 साल मैंने उसको यूज करा और फिर दे दी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, नील। ठीक है, अगर मान लो मेरी एसेट नहीं है, मैंने रेंट पर ली, ठीक है, और उसका रेंट भी मैं पे कर रही हूँ, तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल बात है, एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है। एम्प्लॉयर ने जितने एक्सपेंसेस बियर करे हैं वो लिखोगे, माइनस कर दोगे कि कोई भी अमाउंट अगर रिकवर हो रहा है या रीइंबर्स्ड हो रहा है एम्प्लॉय के द्वारा, तो वो रिड्यूस कर दोगे, तो वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट या वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना, अदर देन एसेट्स, जो कि एसेट्स इनके अलावा ही होनी चाहिए, लैपटॉप्स और कंप्यूटर के अलावा ऐसी मूवेबल एसेट्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। अगर मूवेबल एसेट का ट्रांसफर होता है तो उस केस में यहाँ पर पहला केस है कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो कॉस्ट ऑफ एसेट लिखोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे 50% का। ये एक पूरा चार्ट है, उसके अकॉर्डिंग बोल रखा है इन्होंने, और लेस करोगे जो भी अमाउंट रिकवर हुआ है एम्प्लॉय से, तो वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट आ जाएगी। ऐसे ही मोटर कार में भी यही केस है, कॉस्ट ऑफ कार, उसके बाद 20% का डेप्रिसिएशन लेस करोगे, और साथ में अगर एम्प्लॉय से कुछ भी अमाउंट रिकवर हो रहा है तो वो माइनस कर दोगे, तो वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट आ जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से ही है, अदर मूवेबल एसेट्स हैं, तो कॉस्ट ऑफ जो एसेट्स हैं वो माइनस वो लोगे, और उसमें से डेप्रिसिएशन 10% का माइनस करोगे, और अमाउंट जितना भी रिकवर हुआ है एम्प्लॉय से वो माइनस कर दोगे, तो वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट आ जाएगी। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो आपके ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और मोटर कार है, इनमें WDV मेथड का यूज़ किया जाएगा। सिर्फ अदर मूवेबल जो असेट्स बच जाएंगी उनमें SLM मेथड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, WDV मेथड मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, SLM मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट देखो, एनी अदर बेनिफिट्स और अमेंटीज, और भी अदर कोई बेनिफिट्स या अमेंटीज मिलते हैं तो उस केस में क्या होगा, जैसे कोई भी अगर बेनिफिट मिल रहा है या अमेंटी मिल रहा है या कोई भी ऐसी सर्विस या कोई ऐसा राइट जो है या प्रिविलेज मिल रहा है एम्प्लॉय को, ठीक है, और उसका खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, तो उस केस में वो खर्चा लिखोगे। खर्चा लिखने के बाद उस खर्चे में से जितना एम्प्लॉय से रिकवर हो जाएगा वो माइनस कर दोगे, तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, सब में ये करना है, जितना अभी तक पिछली वीडियो में भी हमने यही करा था, जो भी रिकवर हो जाता है वो माइनस कर देते हैं, अभी भी यही हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना छोटे छोटे, ये लिख लेना, आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी चीज़ में दे रखा है, आपको ढंग से बता नहीं रखा, तो थ्योरी के केस में थोड़ा बहुत लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन इसमें क्या है कि एक्सपेंसेस अगर टेलीफोन्स वगैरह पे हो रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन में भी होते हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। अगर उसके एक्सपेंसेस जो हैं एम्प्लॉय के बिहाफ पर एम्प्लॉयर बियर कर रहा है तो वो टैक्सेबल परक्यूसाइट के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि वो नॉर्मल ऐसे एक्सपेंस है जो कि एम्प्लॉयर समटाइम्स बियर करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अगर कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है या स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं अंडर द सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर, जो कि रूल 3 है, एंड सब सेक्शन 8 या क्लॉज 8, तो उस केस में क्या होगा, जो टैक्सेबल वैल्यू निकालोगे आप स्वेट इक्विटी शेयर की, वो किसके इक्वल होगी, उस मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू के इक्वल होगी जो कि उस टाइम पर चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ फिर से बात है स्वेट इक्विटी शेयर वाले में, स्वेट इक्विटी शेयर्स का अगर केस है तो इसमें वही बात है, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही होगी एट दैट डेट, ठीक है, वो लोगे,
उसमें से माइनस कर दोगे वो एक्सपेंसेस जो कि रिकवर हो गए हैं, रिकवर बाय एम्प्लॉय से रिकवर हो गए हैं, ठीक है, उसको माइनस कर दोगे तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी मार्केट वैल्यू बोर्ड की तरफ से प्रिस्क्राइब है, जिस भी मेथड से प्रिस्क्राइब कर रखी है बोर्ड ने, उसको हम ये मानते हैं कि वो फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है कि डिटर्मिनेशन किस तरह से डिटरमाइन होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। पहला है, अगर शेयर जो है लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो एवरेज होगा ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का, जो भी ओपनिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस होंगे स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन वो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस वो वाले होंगे जो कि बिल्कुल हाईएस्ट वॉल्यूम के होंगे, ठीक है। फिर देखो, अगर देयर इज नो ट्रेडिंग, अगर ट्रेडिंग ही नहीं हुई है यानी कोई बोली नहीं लगी उस केस में, तो वहाँ पे जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो क्लोजेस्ट डेट पर कितना प्राइस है उसके बेस पर होगी, कि कितना, मतलब जो भी आसपास की जो डेट होगी ना उसमें कितना प्राइस था उसके बेस पर होगी। अब यहाँ पर ओपनिंग प्राइस में ध्यान रखना, जो भी फर्स्ट सेटलमेंट डेट होती है ना उस दिन, ठीक है, प्राइस की जो फर्स्ट सेटलमेंट डेट होगी ऑन सच डेट, वही डेट होगी ओपनिंग प्राइस की, मतलब जो भी ओपनिंग प्राइस होगा उस डेट पर जो भी फर्स्ट सेटलमेंट हुई होगी, जैसे मान लो फर्स्ट सेटलमेंट 50 प्राइस पर हुई है तो वही ओपनिंग प्राइस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अगर ओपनिंग प्राइस में जो जिस भी डेट पर ओपनिंग प्राइस खुला है, तो उस केस में बोथ अगर दे रखे हैं आपको, सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, बाइंग प्राइस भी दे रखा है, तो उस केस में आप हमेशा ओपनिंग प्राइस कौन सा लोगे, सेलिंग प्राइस लोगे एवरेज निकालने के लिए। और क्लोजिंग में भी यही बात है कि जो भी लास्ट सेटलमेंट होगी वो सच डेट पर, तो वो क्लोजिंग प्राइस होगा। और बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दे रखा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो आप क्लोजिंग प्राइस कौन सा लोगे, जो आपका सेलिंग प्राइस होगा लास्ट सेटलमेंट में, ठीक है। फर्स्ट सेटलमेंट में सेल प्राइस और लास्ट सेटलमेंट में सेल प्राइस लोगे क्लोजिंग प्राइस में, और इन केस ऑफ ओपनिंग प्राइस फर्स्ट सेटलमेंट में जो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा, इन दोनों का एवरेज ले लोगे। सेकेंड, इन्होंने बोला कि अगर आपके जो शेयर्स हैं या जो भी शेयर्स हैं वो अगर अनलिस्टेड हैं, तो उस केस में क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी बाय द कैटेगरी फर्स्ट मर्चेंट बैंकर, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के यहाँ पर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्पेसिफाइड डेट पर जो हुए हैं। और यहाँ पर स्पेसिफाइड डेट क्या होगी, स्पेसिफाइड डेट का मतलब है कि डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, जब भी आपने उस ऑप्शन को अपने मतलब लिया है कि मेरे को यही ऑप्शन चूज करना है, जिस भी टाइम पे आपने ये चूज किया होगा, और कोई भी ऐसी डेट जो कि जिस डेट पर आपने इस ऑप्शन को चूज किया, लेकिन नॉट बीइंग अ डेट विच इज मोर देन, मतलब पिछली जो डेट है, पिछली डेट जो है काम करने वाली, उसके 180 दिन के अंदर अंदर लेना है, उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो वो डेट नहीं मानी जाएगी लेने के लिए, ठीक है, उस ऑप्शन को चूज करने के लिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। अगर प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी में इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि पहला है अमाउंट ऑफ एनी कंपेंसेशन, कोई भी कंपेंसेशन का अमाउंट है जो ड्यू है या फिर रिसीव्ड होगा सेसी को उसके एम्प्लॉयर से या फिर फॉर्मर एम्प्लॉयर से, किस कनेक्शन में, टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, उसके एम्प्लॉयमेंट में टर्मिनेशन हो रहा है यानी टर्मिनेट कर रहा है वो एम्प्लॉय, या फिर उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अगर उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनमें कोई चेंज आ रहा है, उनमें कोई मॉडिफिकेशन आ रहा है, तो उस केस में जो भी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड होगा एम्प्लॉय को, वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखो, किसी भी तरह की पेमेंट ड्यू है या रिसीव हुई है एसएससी के द्वारा फ्रॉम एम्प्लॉयर, ये जो एसएससी बोल रहे हैं ना, ये एसएससी का मतलब है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा या उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर के द्वारा। और किस में, अगर कोई पर्सनल गिफ्ट दिया गया है, नॉट एज एन एप्रिसिएशन ऑफ हिज सर्विसेज, उसकी कोई सर्विसेज का एप्रिसिएशन नहीं है, नॉर्मल एक पर्सनल गिफ्ट दिया गया है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट है, अगर किसी भी तरह की पेमेंट हो रही है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में या किसी अदर फंड में, विल बी इंक्लूडेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है, एम्प्लॉयर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है
और उसी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं ना उसमें एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है प्लस एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज ओन कंट्रीब्यूशन, जो भी इंटरेस्ट लगेगा एम्प्लॉय की खुद की कंट्रीब्यूशन में वो टैक्सेबल होगा, बट इट विल बी टैक्स्ड। वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? सैलरी इनकम के अंदर नहीं होगा, वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं किसके अंदर? इंटरेस्ट के अंदर। ये बात ध्यान रखना है, इंटरेस्ट के अंदर अगर एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा, ना कि सैलरी इनकम में आएगा। नेक्स्ट, अगर किसी भी तरह की जो पेमेंट है वो रिसीव हुई है केमन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस के अमाउंट में भी, तो वो भी आपका प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी में आएगा। और एनी अमाउंट ड्यू और रिसीव्ड, अगर कोई भी अमाउंट ड्यू हो रहा है या रिसीव हो रहा है किसी भी पर्सन को, मतलब एम्प्लॉय को किसी भी पर्सन से, तो वो भी कहाँ पर आ जाएगा? आपका प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी आएगा। और यहाँ पर बिफोर ज्वाइनिंग एनी एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन, यानी ऐसा अमाउंट है, यहाँ पे बोल रखा है कि ऐसा अमाउंट है जो कि आपने एम्प्लॉयमेंट अभी ज्वाइन नहीं की है, उससे पहले ही रिसीव हुआ है ऐसा कोई अमाउंट और लमसम में हुआ है, या फिर किसी तरीके से जैसे वो होता है ना इंस्टॉलमेंट्स में वैसे हुआ है, तो वो क्या होगा? प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी में आएगा। या फिर आफ्टर सेसेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था वो खत्म हो गया, तो आपको भी अमाउंट रिसीव हुआ है, तो उस केस में भी वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में ही आएगा। अब यहाँ पर एक्सेप्शंस क्या हैं? ये जो पेमेंट्स होंगी अंडर सेक्शन 10A, 10B, 10C, 11, 12, 13A अंडर द सेक्शन 10 के अंदर ये जो क्लॉजेज है ना, अगर इनके अंदर जो पेमेंट्स होंगी तो वो पेमेंट्स जो है आपकी प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी में नहीं आएंगी। किस तरह की पेमेंट्स हैं? दैट कम रिटायरमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, आपका कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी आपको पब्लिक सेक्टर जो फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी से मिल रहा है, या किसी भी तरह का अमाउंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर मिल रहा है, तो वो आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में नहीं आएगा। अगर कोई भी पेमेंट हुई है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, या फिर अप्रूव्ड सुपर एन्यूटेशन फंड के अंदर, तो वो भी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में नहीं आएंगे। अगर वो कवर्ड कौन सा हो रहा है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। हाउएवर एनी अदर पेमेंट, अगर कोई अदर पेमेंट इस फंड से रिसीव होगी तो वो आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी के अंदर आएगा। कौन से वाले सेक्शन का नहीं आएगा? अप्रूव्ड एन्यूटेशन सुपर एन्यूएशन फंड के अंदर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13। ठीक है। और लास्ट इज हाउस रेंट अलाउंस, इनका जो भी आपको पेमेंट रिसीव होगा वो आपकी प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी के अंदर नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात? आज हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रोविडेंट फंड का। ठीक है, हमारे पास अब चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही बचा है। उसके बाद मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल पार्ट कराऊंगी इस चैप्टर का, साथ साथ कराया है। ठीक है, जो जैसे जैसे मैंने टॉपिक कराया है वैसे वैसे उसका प्रैक्टिकल मैं साथ के साथ करा चुकी हूँ। फिर मैं आपको एक आध जो 2 क्वेश्चन होंगे मैं फुल फ्लैज वाले कराऊंगी, यानी पहले मैं आपको बताऊंगी कि ग्रॉस सैलरी कैसे निकालोगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेट सैलरी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, किस किस तरह की डिडक्शन मिलती हैं, फॉर्मेट हमने कर लिया था, अब उसको अप्लाई कैसे करना है मैं वो बताऊंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही और वीडियोस के लिए, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा इनकम फ्रॉम सैलरीज का। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।